Welcome students. Now we are going towards our fourth lecture of electrochemistry. इसके पहले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl देखा, लेकिन मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। एक तो बहुत सारा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें फिर बहुत सारा खर्चा आएगा, और सेकेंडली मोल्टन NaCl अगर गिर जाता है तो उसकी वजह से हमारे जान को भी नुकसान हो सकता है। इसी वजह से हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अब अवॉइड करना है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो क्या हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl करके वही प्रोडक्ट पा पाएंगे? वही प्रोडक्ट जो हमें मोल्टन NaCl के वक्त मिले थे, क्या वही प्रोडक्ट मिलेंगे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो इन सारे सवालों के जवाब हमें अब इस लेक्चर में देखने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। मैं वापस से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सुरवेसर्स सिद्धांत क्लासेस अकोला। तो देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत बार इस टॉपिक पर MCQs आए हैं, बोर्ड में भी सवाल पूछे गए। ये भी एक हॉट टॉपिक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इस पर सवाल पूछे जाते हैं। हम एक एक पॉइंट देखेंगे। आप वीडियो अगर बारीकी से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो आपको ईच एंड एवरी MCQ का आंसर आ जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों। एक बार वापस देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब NaCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, और ये पानी में सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल है। इवन एट रूम टेम्परेचर कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है। मतलब NaCl को आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है। NaCl जब पानी में हम ऐड करते हैं तो पानी की ही एनर्जी अब्सॉर्ब करके NaCl डिसोसिएट होता है करस्पॉन्डिंग आयंस में, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयंस में। मतलब हमें यहाँ पे NaCl को डिसोसिएट करने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लग रही है। बाहर से एनर्जी सप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा पैसा बच जाएगा। मतलब प्रोसेस क्या है? इकोनॉमिकल है। और रूम टेम्परेचर पर एक्वस NaCl का सोल्यूशन है। बॉडी पे गिर भी गया तो कोई करोजिव एक्शन नहीं होगी, क्योंकि एक्वस NaCl हमारे स्किन के साथ रिएक्ट नहीं होता, वो सेफ है। मतलब ये सेफ भी है एंड इकोनॉमिकल भी है। तो NaCl आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और पानी में वो रूम टेम्परेचर पे हाईली सोल्यूबल है। मतलब पानी में रूम टेम्परेचर पे ही हमें क्या मिलेंगे? Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। अब इस एक्वस NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो उसके लिए अब हमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सेल बनाने के लिए हम एक सिंपल सा बीकर लेंगे, ग्लास का भी बना हो सकता है वो। तो हमने एक ग्लास बीकर लिया और उस ग्लास बीकर में एक्वस NaCl सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है, और इसमें हम कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का। तो प्लैटिनम ये नोबल मेटल है और ढेर सारे पदार्थों के साथ वो रिएक्ट नहीं होता, इसलिए हम उसे इनर्ट मेटल कहते हैं, नोबल मेटल कहते हैं। तो हम यहाँ पे प्लैटिनम को एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रोड प्लैटिनम के, एक इलेक्ट्रोड को मैं जोड़ दूंगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ एंड एक इलेक्ट्रोड को जोड़ दूंगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। तो जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ा है वो क्या बनेगा? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। एंड जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ा है वो क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। बराबर है। अब सर्किट हमने बना दिया है, इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ दिया है और दोनों इलेक्ट्रोड एक्वस NaCl में डाल दिए। अब जैसे मैं दोनों इलेक्ट्रोड को एक्वस NaCl में डाल दूंगा तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा और अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वहां पे शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए, हमेशा की तरह रिएक्शन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, रिएक्शन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये देखना पड़ेगा हमें। तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन तो हमें मालूम ही है। द प्रोसेस इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ग्लास जार में हमने एक्वस NaCl फिलअप किया है और उसमें प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हमने ऐड कर दिए। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ प्लैटिनम एज दे आर इनर्ट इन नेचर, दे विल नॉट इंटरफेयर इन सेल रिएक्शन। तो देखिए भाई,
तो जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया और करंट पास कर दिया, क्या होगा, सॉल्यूशन में से निगेटिवली चार्ज आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अब रिएक्शन कैसे होगी, क्या रिएक्शन मोल्टन NaCl जैसे होगी, तो इसका आंसर थोड़ा सा पेचीदा है। देखो, जब हमने मोल्टन NaCl की बात की थी तो मोल्टन NaCl में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन ही थे, लेकिन एक्वस NaCl में ऐसा नहीं है। जब मैं NaCl को पानी में डालता हूं तो क्या होता है, NaCl readily dissolves in water forming Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। अब पानी में आयंस है और इन आयंस के प्रेजेंस में जो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है उसका भी बॉन्ड क्या होगा, हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा। हमें मालूम है कि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत डिसोसिएट होता है। तो बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ दिस आयन, वाटर आल्सो डिसोसिएट्स टू अ स्मॉल एक्सटेंट फॉर्मिंग H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे दो कटायंस है, दो अनायंस है, मतलब करंट कैरिंग स्पेसिस जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। मोल्टन NaCl में सिर्फ करंट कैरिंग स्पेसिस कौन थी, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, लेकिन एक्वस NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो है ही, साथ में इन आयंस की प्रेजेंस में वाटर भी थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो गया फॉर्मिंग H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तब एक्वस NaCl में 4 आयंस है, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन तो Na भी है और H भी है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिवली चार्ज आयन, तो नेगेटिवली चार्ज Cl नेगेटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, रिएक्शन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, रिएक्शन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होगी, तो हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए, हम देखते हैं रिएक्शन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो हम रिएक्शन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड देखेंगे। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज Na पॉजिटिव भी है और H पॉजिटिव भी है। अब यहाँ पे दो रिएक्शन की संभावनाएं हैं। हो सकता है यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या तैयार करेगा, Na सॉलिड तैयार करेगा। हो सकता है H पॉजिटिव आयन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाए और इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाए, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे दो पॉसिबल रिएक्शन हो सकती है, क्या दोनों एक साथ होगी रिएक्शन या कोई एक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जब हम एक्चुअली एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास सिर्फ और सिर्फ क्या तैयार होता है, हाइड्रोजन गैस, कोई Na तैयार होता हुआ नहीं दिखाई देता। भाई ऐसा क्यों होता है, why Na पॉजिटिव will not undergo reduction to form Na and only H positive undergo reduction to form H2 gas, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे हमें Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आयन की रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी के बारे में सोचना पड़ेगा, बराबर है। अब Na पॉजिटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन में से जिसकी रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, क्षमता ज्यादा होगी, वो क्या होगा, सबसे पहले रिड्यूस होगा। अब Na पॉजिटिव पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, H पॉजिटिव पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे तो सेम चार्ज है, फिर दोनों की रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी भी तो एक जैसी होनी चाहिए। तो देखो चार्ज कितना है इस पर रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी डिपेंड नहीं रहती, रिडक्शन में कौन जल्दी जाएगा ये किस पर डिपेंड होता है, चार्ज डेंसिटी पे। व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसकी रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम देखेंगे Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव दो आयन है, दोनों के रिडक्शन की यहाँ पे संभावना थी, लेकिन जब हमने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि सिर्फ H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में जा रहा, कहीं पर भी हमें Na पॉजिटिव आयन रिडक्शन में जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यह है कि H पॉजिटिव आयन की रिडक्शन में जाने की क्षमता ज्यादा है, Na पॉजिटिव आयन की रिडक्शन में जाने की क्षमता कम है। ऐसा क्यों भाई, दोनों पे चार्ज तो सेम है, तो इसका जवाब हमें देगा चार्ज डेंसिटी। अब देखो Na पॉजिटिव साइज में बहुत बड़ा है
और H पॉजिटिव ये सिंगल प्रोटॉन है और प्रोटॉन Na पॉजिटिव आयन की तुलना में करोड़ों गुना क्या है, छोटा है। इसलिए H पॉजिटिव आयन की साइज बहुत छोटी है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है एक और साइज है बहुत कम। Na पर साइज बहुत ज्यादा है और चार्ज उतना ही है एक पॉजिटिव, तो चार्ज एक ही है और साइज बहुत ज्यादा है, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम ये चार्ज डेंसिटी कही जाएगी। जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है उसका रेशो कम आता है। यहां पे H पॉजिटिव पे चार्ज उतना ही है जितना Na पॉजिटिव पे है, लेकिन साइज बहुत ही कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो चार्ज डेंसिटी H पॉजिटिव की क्या आएगी, ज्यादा। तो जिस किसी की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है वो बहुत भयानक अनस्टेबल होता है और इसलिए वो रैपिडली इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी दिखाता है। इसे ही हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन इज अ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने ऐसा देखा कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव आयन छोटा है, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो उसकी रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसलिए प्रिफरेंशियली एट अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड H पॉजिटिव आयन अंडरगो रिडक्शन। तो दो H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और दो H एटम में कन्वर्ट होंगे, दो H एटम कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे, H2 गैस। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl एट ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड अमंग Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन प्रिफरेंशियली अंडरगो रिडक्शन बिकॉज ऑफ इट्स more charge density, because of its more reduction potential। रिडक्शन में जाने की क्षमता ज्यादा होने की वजह से H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, दो हाइड्रोजन एटम मिले और दो हाइड्रोजन एटम रेडिली कंबाइन होकर क्या तैयार हुआ, H2 गैस। इसलिए एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड H पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में गए और हमें डेफिनेशन पता है जिस किसी इलेक्ट्रोड के पास रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। इसलिए ये जो हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है यहाँ पे वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कैथोड का। द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन ऑकर इज कॉल्ड एज कैथोड। तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कैथोड का, बराबर है। तो इस तरह से H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में जाएगा और H2 गैस तैयार होगा एट कैथोड। अब ये रिडक्शन रिएक्शन है और हमें पता है कि रिडक्शन रिएक्शन को हम आधी अधूरी रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि वो अपने आप अकेले कभी होती नहीं है, अकेले नहीं होती है, वो हमेशा होती है ऑक्सीडेशन के साथ। तो इसे मैं बोलूंगा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। इसे क्या बोलूंगा मैं, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो भाइयों आप मुझे एक बात बताओ कि आपको H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में क्यों गया है इन प्रेफरेंस टू Na पॉजिटिव आयन। इसका मतलब समझ में आया, क्योंकि H पॉजिटिव आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इसलिए Na पॉजिटिव आयन रिडक्शन में नहीं जाएंगे जब तक वहां पे H पॉजिटिव आयन है तब तक। डू यू गॉट इट, ओके। तो ये ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास हो रही है, इसलिए हम इसे बोलेंगे कैथोड। यहां तक समझ में आए, ओके। अब देखेंगे रिएक्शन एट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिवली चार्ज आयन। नेगेटिवली चार्ज आयन यहां पे दो है। अब दोनों में कंपटीशन लगेगी, दोनों में ऑक्सीडेशन में जाने की कंपटीशन लगेगी। तो हमें यह देखना है क्या दोनों एट अ टाइम ऑक्सीडेशन में जाते हैं या फिर 1 बाय 1 जाते हैं या कोई अकेला ही जा पाएगा। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और OH नेगेटिव का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो रिएक्शन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमें देखना है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास Cl नेगेटिव भी अट्रैक्ट हो सकता है एंड OH नेगेटिव आयन भी अट्रैक्ट हो सकता है। यहां पे Cl नेगेटिव आयन अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास गया तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या तैयार करेगा, Cl2 गैस। OH नेगेटिव आयन अगर अट्रैक्ट हुए तो क्या तैयार करेंगे, O2 गैस एंड ट्वाइस H पॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों रिएक्शन इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास होने की संभावना है। क्या दोनों साथ साथ होगी या इनमें से कोई एक ही रिएक्शन होगी, अब ये इसके बारे में हमें जानना है। Cl नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास अगर गया तो ऑक्सीडाइज होगा Cl2 में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। OH नेगेटिव आयन अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या तैयार करेगा, O2 गैस, ट्वाइस H पॉजिटिव आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन कौन सी होगी इसके बारे में हमें सोचना है। देखो जब हम Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव इन दोनों की बात करते हैं
तो देखते हैं कि OH नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, Cl नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी कम है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट OH नेगेटिव आयन हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन दैन Cl नेगेटिव आयन। अगर ऐसा है तो वहां पे क्या होना चाहिए, OH नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। हमें इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास क्या होना चाहिए, O2 गैस मिलना चाहिए। तो ट्वाइस OH नेगेटिव गिव्स O2 प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो चार्जेस बैलेंस है, इधर 2 नेगेटिव चार्ज है प्रोडक्ट साइड पर, रिएक्टेंट साइड पे भी 2 नेगेटिव चार्जेस है, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। ओके, अब देखिए, अब यहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि Cl नेगेटिव के तुलना में OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन OH नेगेटिव का होना चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन तैयार होता हुआ दिखाई देता है, Cl2। भाई ये कैसे हो गया, OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसने ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, Cl नेगेटिव क्यों भला ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया कि OH नेगेटिव को पीछे छोड़ के Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है। OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी, ध्यान रखो, OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है Cl नेगेटिव के तुलना में, तो किसका ऑक्सीडेशन फेवर होना चाहिए था, OH नेगेटिव का। लेकिन जब हम असल में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो हमें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास हमेशा हमेशा Cl2 मिलता है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl नेगेटिव आयन का, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों, तो इसकी एक रीजन है, ऑक्सीजन जब भी कभी OH नेगेटिव आयन रिडक्शन ऑक्सीडेशन में जाता है, जब भी कभी OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडेशन में जाता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है ओवर पोटेंशियल का। कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओवर पोटेंशियल का। अब ओवर पोटेंशियल यानी क्या है, देखो भाई, अब जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अब सब तरफ कोरोना का डर का माहौल है, सब लोग कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी उनमें से एक है। तो मैंने भी क्या किया, भाई अपने घर के लोग जो है वो स्वस्थ है कि नहीं, उनको कोरोना के लक्षण है कि नहीं, ये देखने के लिए मैंने एक इंफ्रारेड थर्मामीटर खरीदने का सोचा। अब इंफ्रारेड थर्मामीटर की जो कीमत है वो 1500 रुपये है। कितने रुपए, 1500 रुपये। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर जो देखते हैं ना आप, ऐसा टेम्परेचर मेजर करते हैं यहाँ का, वो 1500 रुपये का है। लेकिन जैसे ही कोरोना का माहौल शुरू हो गया, मैं वो थर्मामीटर लेने पहुंचा तो उसकी कीमत मुझे बताई गई 6000। लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। अब जो चीज 1500 रुपए की है वो ओवर प्राइस करके 6000 में बेच रहे हो। एक्चुअली उसकी MRP 1500 की है, लेकिन दुकानदार मुझे 6000 रुपए बोल रहा है, क्योंकि उसका शॉर्टेज गिर रहा है, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ जाती है। तो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, चाहिए तो लो, नहीं तो मत लो, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, लोगों के सामने दूसरा चारा नहीं है, इसलिए लोग भी फिर खरीदते हैं वो। तो उसने मुझे वो थर्मामीटर जो है 6000 का बताया। अब उसकी प्राइस 1500 है, वो मुझसे 6000 ले रहा है, मतलब उसकी प्राइस क्या है, ओवर हो गई, ज्यादा हो गई, ओवर प्राइस हो गई। और इसकी वजह से फिर मैं क्या करूंगा, वो थर्मामीटर लेने का कैंसिल करूंगा। वैसे ही सेल भी है, जब OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडेशन में जाता है तो वो भी जितना पोटेंशियल हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा पोटेंशियल दिखाती है सेल एक्चुअली। थ्योरेटिकली जितना पोटेंशियल सेल का होना चाहिए उससे हमें पोटेंशियल ज्यादा देखने को मिलता है, पोटेंशियल बेवजह बढ़ जाता है, इसलिए सेल ही OH नेगेटिव के ऑक्सीडेशन को फेवर नहीं करती। OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा थी, लेकिन वो ओवर पोटेंशियल का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए सेल खुद ही OH नेगेटिव के ऑक्सीडेशन को अपोज करती है और Cl नेगेटिव के ऑक्सीडेशन को फेवर करती है। तो ये पॉइंट आपको समझना होगा। तो इसलिए एट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड व्हाट हैपेंस, Cl नेगेटिव आयन प्रेफरेंशियली अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस Cl2 गैस एट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। बराबर है। तो अब देखो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास Cl नेगेटिव का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए जिस इलेक्ट्रोड के पास ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोला जाएगा, एनोड। तो इस हिसाब से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड। तो एनोड के पास Cl नेगेटिव आयन
ऑक्सीडेशन में जाएगा और Cl2 गैस तैयार होगा। डू यू गॉट इट? व्हाई OH नेगेटिव आयन नेवर अंडरगो ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl? तो इसका रीजन हमें पता है, क्योंकि OH नेगेटिव आयन ओवर पोटेंशियल का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब थियोरेटिकली जितना पोटेंशियल चाहिए था उससे कई ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा OH नेगेटिव आयन के ऑक्सीडेशन के लिए, इसलिए सेल खुद ही उसके ऑक्सीडेशन को क्या करेगी? अवॉइड करेगी और किसके ऑक्सीडेशन को फेवर करेगी? Cl नेगेटिव आयन के। इसलिए एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एट एनोड, अब हम उसे एनोड कहेंगे, Cl नेगेटिव आयन ऑक्सीडेशन में जाएगा, Cl2 गैस तैयार होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे। बराबर है? तो फिर नेट सेल रिएक्शन क्या होगी? नेट सेल रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की एडिशन, क्योंकि दोनों मिलके कंप्लीट सेल रिएक्शन बनती है, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बनती है। तो दोनों का हम एडिशन करेंगे, तो दोनों का एडिशन क्या दिखाई देगा हमें? ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 गैस प्लस H2 गैस। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कैंसिल होंगे। मतलब जब मैं एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो कैथोड के पास मुझे H2 गैस मिलता है और एनोड के पास मुझे Cl2 गैस मिलता है। इसका मतलब यह है कि हमें एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl के केस में हमें कैथोड के पास Na मिला था, एनोड के पास Cl2 मिला था। यहाँ पे हमें कैथोड के पास H2 गैस मिल रहा है एंड एनोड के पास क्या मिल रहा है? Cl2 गैस मिल रहा है। इसलिए प्रोडक्ट एट एनोड Cl2 गैस है एंड प्रोडक्ट एट कैथोड क्या है? H2 गैस है। अब बात रहेगी कि ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में कौन जा रहा है, ये तो पता चल गया। फिर Na पॉजिटिव क्या करेगा? OH नेगेटिव आयन क्या करेगा? क्या ये रिएक्शन में कभी जाएंगे नहीं? अब देखो, जब तक H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में है तब तक Na पॉजिटिव का नंबर लगने वाला नहीं है। बराबर है? तो जब तक H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में है वही रिडक्शन में जाते जाएंगे, Na पॉजिटिव का नंबर तब तक नहीं लगेगा। फिर Na पॉजिटिव आयन का नंबर कब लगेगा? जब H पॉजिटिव आयन खत्म होंगे। और H पॉजिटिव आयन खत्म कब होंगे? तो इसके लिए अब हमें एक रिएक्शन और देखनी पड़ेगी। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्या है? वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर वो कैसे डिसोसिएट होता होगा? रिवर्सिबली। कैसे डिसोसिएट होता है? रिवर्सिबली। H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कैसे डिसोसिएट होगा? रिवर्सिबली। मतलब यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो जब मैं एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहा हूं तो वहां पे वाटर डिसोसिएट हुआ है और वहां पे एक इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश हो चुका है। जैसे मैंने करंट पास करना शुरू कर दिया, 1 by 1 H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में जाते जाएंगे, H2 गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे। H पॉजिटिव आयन की संख्या कम होते जा रही है, और जैसे H पॉजिटिव आयन की संख्या कम होगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होगी, तो अकॉर्डिंग टू ली चाटलियर प्रिंसिपल जो कम होता है उसे बढ़ाया जाता है। तो जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन मोर एंड मोर रिडक्शन में जाते जाएंगे, H पॉजिटिव आयन की संख्या कम होते जाएंगी, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? मोर एंड मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब मोर एंड मोर वाटर डिसोसिएट होते जाएगा, अगेन एंड अगेन H पॉजिटिव आयन तैयार होते जाएंगे। तो जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में जाते जाएंगे, क्या होगा? H पॉजिटिव आयन को तैयार भी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चाटलियर प्रिंसिपल। व्हेन amount of product decreases in a reversible reaction, then equilibrium gets shifted in forward direction। तो जब तक वाटर है तब तक इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होता जाएगा, मोर एंड मोर H पॉजिटिव आयन तैयार होते जाएंगे। मतलब H पॉजिटिव आयन खत्म होने का नाम ही नहीं है। बराबर है? अब जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में जाएंगे, H पॉजिटिव आयन की संख्या कम हो रही है तो उसको बढ़ाया जाएगा। उसको बढ़ाने के लिए मोर एंड मोर वाटर डिसोसिएट होगा, इसलिए वाटर की क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि रिएक्शन आगे आगे फॉरवर्ड की जा रही है, आगे आगे शिफ्ट हो रही है, तो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट कम होगी, पानी की क्वांटिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि Na पॉजिटिव आयन का नंबर लगने वाला नहीं है, क्योंकि हर बार H पॉजिटिव आयन तैयार हो रहे हैं। जब तक पानी है तब तक H पॉजिटिव आयन तैयार होंगे। Na पॉजिटिव आयन का नंबर नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। उल्टा पानी की क्वांटिटी कम होती जा रही है, पानी की क्वांटिटी कम होती जा रही है तो आयन बचे हुए एक दूसरे के करीब आएंगे, नजदीक आएंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा।
तो जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे जाएगी पानी की क्वांटिटी कम होते जाएगी, और पानी की क्वांटिटी कम होगी तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, वो एक दूसरे के नजदीक आने के चांसेस बढ़ेंगे, और ऐसा करते करते एक समय आएगा कि पानी पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे पानी पूरा खत्म हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कंबाइन होंगे और क्या मिलेगा हमें? सॉलिड NaOH। मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा मुझे? कैथोड के पास H2 गैस मिल रहा है, एनोड के पास Cl2 गैस मिल रहा है, एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन बॉटम में कौन तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है? NaOH। तो Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आएंगे जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट होंगे? सॉलिड NaOH में। जैसे ही सॉलिड NaOH तैयार होगा, कोई आयन मूवेबल नहीं है, करंट भी फ्लो नहीं होगा, करंट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से एक्वस NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, ये पॉइंट आया तो वो आपको मालूम है। फिर हम डायग्राम निकालेंगे, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयंस रहते हैं वो भी हमें बताना पड़ेगा। फिर रिडक्शन में कौन जाएगा, ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा, उसके रीजन के साथ हमें बताना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बताया H पॉजिटिव आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में जाएगा और कैथोड के पास H2 गैस मिलेगा। एनोड के पास एक्चुअली OH नेगेटिव आयन ने ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, लेकिन वो ओवर पोटेंशियल का प्रॉब्लम तैयार करता है, इसलिए सेल उसके ऑक्सीडेशन को अवॉइड करती है, अपोज करती है, तो Cl नेगेटिव आयन के ऑक्सीडेशन को फेवर किया जाएगा। इसके ऑक्सीडेशन में जाने की क्षमता कम होने के बावजूद भी सेल ने इसे प्रमोट किया ऑक्सीडेशन में जाने के लिए, इसलिए एनोड के पास हमें क्या मिला? Cl2। अब Na पॉजिटिव आयन का क्या होगा, OH नेगेटिव आयन का क्या होगा? तो मैंने आपको बताया वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो मोर एंड मोर डिसोसिएट होते जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव आयन की संख्या कम होती है। तो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टिलियर प्रिंसिपल जो कम होता है उसे बढ़ाया जाता है, तो जो कम हो रहे H पॉजिटिव आयन है उसे बढ़ाने के लिए मोर एंड मोर वाटर डिसोसिएट होगा, इसलिए वाटर की क्वांटिटी कम होगी। वाटर की क्वांटिटी कम होगी तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन एक दूसरे के करीब आएंगे, और एक समय आएगा कि वाटर पूरा खत्म हो जाएगा तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे? सॉलिड NaOH। जैसे सॉलिड NaOH तैयार होगा करंट पास होना बंद हो जाएगा। डू यू गॉट इट? तो यह है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो यहाँ पे कैथोड के पास हमें H2 गैस मिलेगा, और एनोड के पास क्या मिलेगा? हमें Cl2 गैस मिलेगा, और बॉटम में हमें NaOH मिलेगा। अब देखो Cl2 गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, H2 गैस भी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, और NaOH भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पूरे प्रोसेस में हमें जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है, इसलिए ये रिएक्शन अपना एक अलग ही महत्व रखती है इंडस्ट्री में। इसलिए हमें एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना ज़्यादा फायदेमंद है। अब देखो बात, अब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, उसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। इन इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रॉन फ्लोज एक्सटर्नली फ्रॉम ब्लैंक स्पेस टू ब्लैंक स्पेस, तो हमें डायरेक्शन पूछी जाती है। इंटरनली इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं, एक्सटर्नली कहाँ से जाते हैं, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, तो हमें ये भी देखना है। तो ये भी देख लेते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, Cl नेगेटिव आयन इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, Cl नेगेटिव आयन इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देंगे। ये जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वो Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन समेट रहा है, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करके इस एक्सटर्नल वायर से किधर भेज रहा है? किधर भेज रहा है? इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के तरफ। मतलब एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है सॉल्यूशन से, मतलब Cl नेगेटिव से, तो एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वो Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर रहा है, और वही कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल वायर से किधर जा रहा है? बैटरी के तरफ, और फिर वही इलेक्ट्रॉन किधर भेजे जाएंगे? कैथोड के पास, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास, और वही इलेक्ट्रॉन किसे सप्लाई किए जाएंगे? H पॉजिटिव आयन को। तो पानी का H पॉजिटिव आयन इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और वहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींच लेगा। मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा और ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से एक्सटर्नल वायर से होते हुए, बैटरी से होते हुए किधर जा रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है?
पहले एक्सटर्नली देखते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली कहाँ है? एनोड टू कैथोड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली कहाँ है? एनोड टू कैथोड। एंड इंटरनली कहाँ है? तो जाहिर है एक्सटर्नली के अपोजिट। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बांटे जा रहे हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट किए जा रहे हैं। मतलब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ Cl नेगेटिव जा रहा, मतलब Cl नेगेटिव आयन के पीठ पर बैठकर कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहा। मतलब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड टू एनोड। इसलिए इंटरनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैथोड टू एनोड। डू यू गॉट इट? अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग बात है एंड फ्लो ऑफ करंट अलग बात है। कन्वेंशनल करंट आपको मालूम है। तो जब भी हम करंट बोलते हैं तो एक्चुअली वो कन्वेंशनल करंट होता है, और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट दैट इज आई, क्या होगा भाई? एक्सटर्नली अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक्सटर्नली करंट कहां से कहां जाएगा? कैथोड टू एनोड। एंड इंटरनली कहां जाएगा? एनोड टू कैथोड। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, ऐसा हम कहते हैं। इसलिए ये फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन है एक्सटर्नली कैथोड टू एनोड एंड इंटरनली एनोड टू कैथोड। ये फ्लो ऑफ करंट का है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? एक्सटर्नली थ्रू बैटरी एनोड टू कैथोड है एंड इंटरनली कैथोड टू एनोड है। तो एक बार ये देख लीजिएगा, डायरेक्शन आपको समझ में आएगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जा रहे हैं तो एक्सटर्नली करंट कैथोड टू एनोड जाएगा। इंटरनली इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड जा रहे हैं तो इंटरनली करंट एनोड टू कैथोड जाएगा। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करना पसंद करेंगे क्योंकि मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो ये तो NaCl के लिए हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स के वक्त प्रोडक्ट मिलते हैं वही प्रोडक्ट हमें एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस के वक्त मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें अलग भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो हमें अब वो टेक्निक सीखना है जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एट कैथोड एंड एट एनोड प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। तो ये टेक्निक हमें सीखना है। अब ये टेक्निक जो है अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है बच्चों।